हेलो एवरीवन। तो हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में देख रहे थे। महात्मा गांधी का जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर 10 तक देख लिया था। तो आज हम लोग देखते हैं, बोलता है कि व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। वो मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है जिसके बारे में गांधी जी बात करते हैं कि मैंने मॉडर्न सिविलाइजेशन से बहुत कुछ सीखा है इसके बारे में। तो वो क्या है, आधुनिक भारत क्या है, आधुनिक सभ्यता क्या है। तो देखिए, आधुनिक का मतलब यहाँ पे महात्मा गांधी बताना चाहते हैं कि इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यानी कि आधुनिक जो है, आधुनिक सभ्यता जो है वो कुछ नहीं बल्कि वस्तुओं की पूजा है। वस्तुओं की पूजा कहने का मतलब है कि केवल हम लोग भोग विलास की वस्तुओं को, केवल सुख सुविधा चाहने वाले वस्तु को ही हम लोग चाहते हैं, सुख देने वाली वस्तु को ही चाहते हैं, और यही मॉडर्न सिविलाइजेशन कहलाता है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, और ये हमारे अंदर की जो ब्रूट है, हमारे अंदर की जो पशुता है, जो कि हमारे अंदर की, वो कह सकते हैं कि भोग विलास की जो चीज़ें हैं उसकी केवल पूजा है। इट इज अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, और यह जो है वो पूरी तरीके से अनएडल्ट्रेटेड है, मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं, बल्कि ये प्योर शुद्ध भौतिकवाद है केवल। यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन, अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो बताना है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। आगे बोलता है एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और इसके अलावे कुछ नहीं है मॉडर्न सिविलाइजेशन। बोलता है कि इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, अगर यह हर कदम पर भौतिक सभ्यता के विजय की नहीं सोचता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग हर एक स्टेप पर चलते हैं और मटेरियलिज्म को अगर इग्नोर नहीं करते हैं, इस सभ्यता में, मॉडर्न सिविलाइजेशन में, आधुनिक सभ्यता में, अगर हम लोग भौतिक सुख वाले वस्तुओं को इग्नोर नहीं करते हैं, ठीक है, तो बोलता है कि इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी। तो यह अननेसेसरी है, ये हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जैसे आप आज एसी लगा रहे हैं, कूलर लगा रहे हैं, दुनियादारी, वो शारीरिक सुख के लिए जहाँ तक ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा इतने नेसेसरी नहीं है, इतना ये कहना चाहते हैं महात्मा गांधी। if not useless to weight of the merits of the two civilizations, बोलता है कि अगर ये जरूरी नहीं है तो लगभग बेकार है। क्या चीज़ करना, दो सभ्यताओं के मेरिट्स के बीच, दो सभ्यताओं के गुणों के बीच तुलना करना शायद अनावश्यक है। जैसे पूर्वी सभ्यता, हमारे भारतीय सभ्यता, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता के बारे में यहाँ जो बात बताया जा रहा है, वही बोलते हैं गांधी जी कि अगर ये आवश्यक नहीं है तो शायद बेकार ही है कि दो सभ्यताओं के बीच गुण की तुलना करना। इट इज लाइकली, बोलता है कि संभवतः ये जो है, दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व अ सिविलाइजेशन सुटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, बोलता है कि संभवतः ऐसा हो सकता है कि पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने जो अपना सभ्यता को विकसित किया है, वो अपने अनुसार शायद जो उनके लिए सूट करता हो, और जो उनके क्लाइमेट और सराउंडिंग्स, यानी कि अपने वातावरण के अकॉर्डिंग जो उनके लिए बेहतर रहा हो, उसको उन्होंने विकसित किया हो, तो उनके लिए उनकी सभ्यता बिल्कुल सही है। एंड सिमिलरली, और उसी प्रकार से कह सकते हैं कि वी हैव अ सिविलाइजेशन सुटेड टू आवर कंडीशन, और बोलते हैं कि हमारी भी एक सभ्यता है, हम लोगों का भी एक अपनी सभ्यता है जो हमारी कंडीशन के लिए, कंडीशन के अनुसार, हमारी स्थिति के अनुसार वो हमारे लिए सूट करता है। और बोलता है कि इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव परहैप्स, कुछ छोड़ दिए हैं, यहाँ छूट गया है, बोलता है कि एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव परहैप्स, और बोलता है कि दोनों ही सभ्यता दोनों के लिए अपने अपने तरीके से, अपने अपने जगह पे बिल्कुल ठीक ठाक है। तो चलते हैं आगे पैराग्राफ नंबर 13 में। तो देखिए क्या बोलता है कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। देखिए क्या बोलता है, डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की जो एक विशेषता बता रहा है, खास बात जो है वो ये बता रहा है कि इसमें जो है इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि मानव जो है वो
अत्यधिक विशेष चीज़ों की चाहत रखता है। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन की अपनी एक विशेषता है। आज अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब ये यहाँ पे बता रहा है कि इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानव की चाहत की जो है वो कोई सीमा ही नहीं है। बहुत चीज़ों को सोचता है, घर ले लें, बंगला ले लें, गाड़ी ले लें, हेलीकॉप्टर ले लें, एसी लगा दे, डीसी लगा दे, ये सारी जो चाहत है यही आधुनिक सभ्यता की पहचान है। आगे बोलता है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, और एंशिएंट सिविलाइजेशन की अपनी एक विशेषता क्या थी, बोलता है कि इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शंस अपॉन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिज वांट्स। बोलता है कि जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी उसमें बोलता है कि इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन, उन पे उनके चाहतों पर एक अनिवार्य रूप से एक प्रतिबंध लगा होता था, एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ, और इन सारी चीज़ों को स्ट्रिक्ट रूप से रेगुलेट किया जाता था। लोग जो है वो मानते थे, ये सारी चीज़ों को पालन करते थे। ये सारी चाहत जितने भी होते थे दिजवांट्स, ये सब पे रिस्ट्रिक्शन लोग लगा करके चलते थे। आगे देखो क्या बताता है, द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिएबलनेस, बोलता है कि आज की जो आधुनिक और पश्चिमी इनसेटिएबलनेस जो है, असंतुष्टि जो है, arises really from want of living faith in future state and therefore also in divinity। देखिए ये arises really from, ये कहाँ से आखिर उत्पन्न होता है? आधुनिक या पश्चिमी असंतुष्टि जो है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? तो बोलता है from want of living faith in a future state and therefore also in divinity, यानी कि जीवंत विश्वास की इच्छा से उत्पन्न होता है। मतलब हम लोग सोच लेते हैं कि हमें बहुत बड़ी चीज़ें चाहिए, बहुत अच्छी सुख सुविधा चाहिए, और वहीं से हमारी भोग विलास की सीमाएं उत्पन्न होने लगती है। आगे बोलता है कि द रीस्टैंड ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि प्राचीन और पूर्वी सभ्यता का जो ये संयम है, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये जो रिस्ट्रेन हिंडर होता है, रोकना, नियंत्रण करना, संयम रखना, एराइजेस फ्रॉम अ बिलीफ। और जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि ईस्टर्न सिविलाइजेशन अर्थात भारतीय सभ्यता की बात करें या प्राचीन सभ्यता की बात करें, उसमें एक सीमाएं और एक संयम जो उत्पन्न होता था, वो जो होता था वो हमारे विश्वास से उत्पन्न होता था। आगे देखिए क्या बोलता है, ऑफन इन स्पाइट ऑफ अस इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, और अक्सर भविष्य की स्थिति में और एक दिव्य शक्ति के अस्तित्व के बावजूद, अर्थात हम लोगों के पास जो होता था एक भविष्य की सोच होता था, फ्यूचरिटी को भी सोचते थे कि भविष्य में आखिर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अभी कुछ भौतिक सुविधाओं का लाभ लेते हैं तो आखिर आगे क्या होगा। जैसे सुनते होंगे कि एसी में रहता था और बाहर निकला तो उसको लकवा मार दिया। ये सारी चीज़ों को देखते हुए, भविष्य की चीज़ों को देखते हुए, ये सारी चीज़ों को हमारे प्राचीन सभ्यता में, हमारे ईस्टर्न सिविलाइजेशन में पहले इग्नोर किया जाता था। आगे पैराग्राफ नंबर 14 को देखते हैं तो जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलता है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसी इमीडिएट और ब्रिलियंट रिजल्ट्स आते हैं मॉडर्न इन्वेंशन का, यानी कि आधुनिक जो कुछ ऐसे आविष्कार होते हैं जो तात्कालिक रूप से एकदम अचानक से हम लोग को लगता है कि ये बहुत शानदार चीज़ है, ये बहुत अच्छा चीज़ है, और ख़ुद को हम उससे दूर नहीं रख पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन कहता है कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है मुझे, दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस, कि मानव की जो विजय है, खुद की जो विजय है, वो बस इसी में है कि इस चीज़ पे रोक लगाया जाए, अंकुश लगाया जाए। अर्थात जो चीज़ें आपके सामने आता है, जैसे आप सुनते होंगे कि हर एक चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं होता है, तो वही बात है, जो चीज़ आपके सामने आया और वो लगा कि ये बड़ा यूनिक है, तो ऐसा नहीं होता है। यही गांधी जी कहते हैं कि विक्ट्री ऑफ मैन, यानी कि मानव की जो जीत है, विजय है, लाइज इन दैट, ये किसमें निहित है, रेसिस्टेंस, यानी कि अंकुश लगाने पे, रोकने पे, खुद को उससे दूर रखने में ही हमारी विजय है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अभिदा परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लीजर। बोलता है कि हम लोग मोमेंट्री प्लीजर, यानी कि पल भर की सुख, क्षण भर की सुख
के चक्कर में परमानेंट गुड जो है, परमानेंट अच्छाइयाँ जो है हमारे, वो हमें क्या है, डेंजर में डाल रहे हैं, मतलब कि वो खतरे में जा रहा है। वही बोलता है कि हम लोग क्षणिक खुशी के लिए अस्थायी अच्छाई को खो देने के खतरे में है। आगे पैराग्राफ नंबर 15 में बताते हैं कि जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल। देखिए क्या बोलते हैं, जस्ट एज इन द वेस्ट, ठीक, आप अगर पश्चिमी सभ्यता को अगर देखते हैं तो उसकी क्या है कि दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, यानी कि जो भौतिक वस्तुओं की खोज है, जैसे एसी बना दिया, कूलर बना दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को उन्होंने डेवलप किया पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने। बोलता है कि सिमिलरली, और उसी प्रकार से हिंदुइज्म हैज मेड अ स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, ऑफ द स्पिरिट, ऑफ द सोल। और हिंदुत्व ने भी अपने धर्म, अपने चेतना, अपनी भावना, अपनी चीज़ों में अद्भुत खोज निकाल रखा है। आगे बोलता है पैराग्राफ नंबर 16 को देखेंगे। देखिए क्या बोलता है कि बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी, लेकिन हमारे पास जो है, हमारी भारतीय सभ्यता जो है, इंडियन सभ्यता जो है, इन्होंने जो आत्मा की खोज किया, चेतना की खोज किया, इसको देखने के लिए हमारे पास अच्छा आँख ही नहीं है। बेहतरीन खोजों को देखने के लिए हमें कोई आँख नहीं है, हमें दिखता ही नहीं है। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। बोलता है कि पश्चिमी सभ्यता ने जो भौतिक चीज़ों को बनाया है, हम केवल उसको देख करके डेजल्ड रह जाते हैं, चकित रह जाते हैं। आई एम नॉट इन ए वर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। बोलता है कि मैं इस तरह, ये बोलते हैं कि आई एम नॉट इन ए वर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, अर्थात वो कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसी कोई, वो जिसको बोल सकते हैं इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कोई लगाव नहीं है इस प्रकार की प्रोग्रेस से जो कि पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने विकसित किया है। इनफैक्ट वास्तव में वो बताते हैं कि इट ऑलमोस्ट सिम्स, यानी कि ये वास्तव में ऐसा लगता है कि एज द गॉड इज इन हिज विजडम, यानी कि जैसे कि भगवान ने जो है वो बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धिमता से, हैज प्रिवेंटेड इंडिया, ऐसा लगता है कि भगवान ने हम भारतीयों को रोक रखा है फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दिस लाइन्स, यानी कि इस प्रकार की चीज़ों, इस प्रकार के रास्तों पर चलने से भगवान ने शायद मुझे रोक रखा है, ऐसा लगता है। कौन सा रास्ते पे? तो भौतिक वस्तुओं की खोज और भौतिक वस्तुओं की यूज के लिए हम लोग वैसे रास्तों पे नहीं चल पाते हैं, नहीं जाते हैं, ऐसा हमें रोक करके भगवान ने रखा है। सो दैट इट माइट, देखिए क्या बोलता है कि सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स अ स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द अनरस ऑफ मटेरियलिज्म, यानी कि वो बताना चाहते हैं ऐसा हमें भगवान इसलिए रोक करके रखे हुए हैं ताकि भारत जो है भौतिकवाद के इस रास्ते पर ना चले, रुके रहे और अपने उद्देश्य को पूरी तरीके से प्राप्त कर सके। आगे है पैराग्राफ नंबर 17 में, देखिए क्या बोलता है कि आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। गांधी जी बोलते हैं कि हिंदुइज्म में, भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म में कुछ तो ऐसा चीज़ है दैट हैज केप्ट इट ए लिव अप टिल नो, जो बोलता है कि अभी तक इसे जीवंत रखा है, जीवित रखा है। भारतीय सभ्यता में ऐसी कुछ तो चीज़ है हिंदू धर्म में। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनिया, इसका सबूत है, इसका जो है प्रूफ है, बेबीलोनिया जो सभ्यता थी उसका फॉल होना, उसका ख़त्म होना। सीरियन, पर्शियन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये सारी चीज़ सभ्यताओं का पतन होना इसकी एक गवाह है, लेकिन भारतीय सभ्यता आज भी जिंदा है, यही कहना चाहते हैं। कास्ट आ लुक अराउंड यू, और बोलता है कि आप अपने चारों ओर नज़र डालें, चारों ओर नज़र डालकर देखें। वेयर इज रोम, रोम कहाँ है? एंड वेयर इज ग्रीस, और ग्रीस कहाँ है? यानी कि कहते हैं कि अपने चारों ओर नज़र डाल करके देखिए कि ग्रीस और रोम कहाँ गया। कैन यू फाइंड टूडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन, बोलता है कि गिब्बन का जो इटली है क्या वो कहीं दिखता है? आज आप ढूंढ करके देखिए। और रैदर द एंशिएंट रोम, और क्या वो एंशिएंट जो रोम है, प्राचीन रोम जो है, फॉर रोम वाज इटली, जो कि रोम था वो इटली का था, तो क्या वो रोम कहीं दिखता है? आगे देखिए बोलता है पैराग्राफ नंबर 18 में क्या बोल रहे हैं। बोलता है
कि गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कि वो एटिक सिविलाइजेशन, वो जो प्रसिद्ध सभ्यता जो थी वो कहाँ है, ग्रीस का। देन कमिंग टू इंडिया, और उसके बाद आप भारत आइए, और भारत आने के बाद बोलता है कि लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स, और आप जो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पुराना जो अभिलेख है, रिकॉर्ड्स हैं, उसको आप उठा करके छानिए, देखिए, खंगालिए। एंड देन लुक अराउंड यू, और आप फिर अपने चारों तरफ देखिए। एंड यू वुड बी कंस्टेंट टू से, और आप खुद को ये कहने से रोक नहीं पाएंगे क्या, कि यस आई सी हेयर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग, कि हाँ वही प्राचीन भारत आज भी जीवित है। आगे बोलता है पैराग्राफ नंबर 19 में, ट्रू, सत्य है, देयर वेयर डंग हिप्स, ये बात सच है कि यहाँ गोबरों की ढेर है, यहाँ गोबरों की ढेर है। टू, बहुत ज़्यादा, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा, ये है गोबर का ढेर है, डंग का मतलब होता है गोबर। बट देयर आर रिच ट्रीजर्स ब्यूरिड अंडर देम, और बोलता है कि लेकिन इसी कब्र के नीचे बहुत सारी ट्रीजर्स यानी कि खजाने छुपे हुए हैं। आगे बोलता है डंग हिप्स का मतलब बुराइयाँ, यहाँ पे कुछ बुराइयों की बात कर रहे हैं। आगे देखिए, एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव इट इज दैट, और यही कारण है कि भारतीय सभ्यता जो है वो क्यों सर्वाइव कर रहा है, क्यों बच गया। तो द इंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट एलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स, क्योंकि हिंदू धर्म ने अपने लिए विकास का अंतिम लक्ष्य कोई भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक चीज़ों को तय किया है, इसीलिए भारतीय सभ्यता आज भी जिंदा है। आगे देखिए क्या बोलते हैं, पैराग्राफ नंबर 20 को देखेंगे। पैराग्राफ नंबर 20 में है आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता जो है, आवर कल्चर, हमारी जो संस्कृति है, आवर स्वराज, हमारी स्वराज जो है, डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, ये हमारी चाहतों की मल्टीप्लिसिटी पे नहीं डिपेंड करता है, सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल। देखिए क्या बोलता है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी स्वराज हमारी इच्छाओं को बढ़ाता नहीं है, आत्मभोग पर नहीं चलता है, बल्कि ये इन सभी चीज़ों को प्रतिबंधित करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, और ये आत्म निषेध पर निर्भर करती है। आगे बोलता है पैराग्राफ नंबर 21 में देखिए, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, और ये कोई संदेह की बात नहीं है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है सुइटेड फॉर द यूरोपियंस के लिए वो सूट करता है, अच्छा है, उसके लिए बेहतर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया, लेकिन अगर यूरोपीय सभ्यता को हम अपनाते हैं तो ये हमारे लिए, भारतीयों के लिए बर्बादी होगा, रूइन का एक कारण बन जाएगा। इफ़ वी इंडिविजुअल टू कॉपी इट, अगर हम लोग उसकी सभ्यता को पालन करते हैं, कॉपी करते हैं, तो ये हमारे लिए बर्बादी साबित हो जाएगा। दिस इज नॉट टू से दैट, ये नहीं कह सकते हैं, ये कहने की कोई बात नहीं है कि वी मे नॉट एडॉप्ट एनी एसिमिलेट, कि हम लोग कोई भी ऐसा चीज़ एसिमिलेट नहीं कर सकते हैं, ले नहीं सकते हैं, व्हाट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाई अस, यानी कि वो ये कहते हैं कि अगर यूरोपीय लोगों को देखा जाए तो यूरोपीय लोगों ने अपनी सभ्यता को अपने लिए, अपने अनुसार, वो अपने अच्छे लगने के लिए बनाया है, लेकिन अगर उसकी सभ्यता को हम अपनाते हैं तो इसका मतलब होगा हमारी बर्बादी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज़ अच्छा है उसके सभ्यता में और जो चीज़ को हम ले सकते हैं उसको नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जो अच्छा है उसके सभ्यता में भी अच्छी बातों को हमें सीखना चाहिए। वही बोलते हैं कि उन सभ्यताओं में जो भी अच्छा और हमारे द्वारा आत्मसात करने में सक्षम हो उसे हम अपना और आत्मसात नहीं कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, कर सकते ही हैं। बोलता है कि एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन, और इसका मतलब ये नहीं है कि इवन द यूरोपियंस विल हैव नॉट टू पार्ट विथ व्हाट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। और देखिए ये भी बताते हैं कि हम उसकी सभ्यताओं से अच्छी चीज़ों को ले सकते हैं अगर लेने लायक है तो,
और इसका मतलब ये नहीं कि यूरोपीय लोगों की सभ्यता में अगर कुछ गलतियां हैं, अगर कुछ बुराइयां हैं, तो उसको वो ना छोड़े, नहीं, बल्कि उसे भी उन बुराइयों को छोड़ देना चाहिए, उससे अलग हो जाना चाहिए। आगे देखिए पैराग्राफ नंबर 22 में क्या बोलता है। The incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil। बोलता है कि भौतिक सुख और उनकी वृद्धि के लिए निरंतर खोज एक बुराई की तरह होता है। इंसेसेंट सर्च, लगातार जो खोज है, फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, यानी कि भौतिक सुख देने वाले जो लगातार खोज की जाने वाली वस्तुएं हैं, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और बहुत ज़्यादा खोज करना, इन सच एन इविल, वो एक प्रकार की बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड, और मैं ये साहस करता हूँ, टू से दैट, ये कहने का, द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रीमॉडल, कि यूरोपियंस को जो है वो खुद को रीमॉडल करने की आवश्यकता है। देयर आउटलुक, उनके अपने जो आउटलुक है, अपने दृष्टिकोण है, अपने जो एटीट्यूड है, उसको रीमॉडल करने की, फिर से सुधारने की ज़रूरत है, ऐसा कहने का मैं हिम्मत करता हूँ, गांधी जी बोलते हैं। आगे बोलते हैं कि इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वे ऑफ द कंफर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स। बोलता है कि अगर वो लोग उन सारे सुख देने वाली, सुविधा देने वाली चीज़ों के नीचे अगर दब करके नहीं मरना चाहता है, जो कि उनको हमेशा गुलाम बनाता हुआ जा रहा है। जैसे कोई भी वस्तु का अगर हमें लत लग जाता है तो हमें लगता है कि अब इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, तो उसका हम गुलाम ही तो हो जाते हैं एक प्रकार से। तो अगर उस चीज़ों के नीचे अगर वो दबकर नहीं मरना चाहता, कहने का मतलब है कि अगर वो उस चीज़ों का आदत से बचना चाहता है, तो उसे इट में बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, बोलता है, देखिए, तो उसे उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। और आगे बताते हैं कि इट में बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, ये कहते हैं कि हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ, ये मैंने जो पढ़ा है वो मेरा पढ़ा हुआ गलत हो सकता है, बट आई नो, लेकिन मैं ये जानता हूँ, क्या मुझे पता है, दैट फॉर इंडिया, की भारत के लिए, टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस। देखिए गोल्डन फ्लिस का मतलब होता है क्या, एक सुनहरा, गोल्डन फ्लिस मतलब एक कह सकते हैं आग के बीच में जो होता है वो सांपों से घिरा हुआ एक सोने की घड़ा जैसा होता है, ठीक है, जो कि बताया है कि ग्रीक मिथक में एक तरह का आकर्षक रत्न जो आग और सांप से घिरा होता है, उसके बारे में बोल रहा है कि एक गोल्डन फ्लिस के पीछे भागना, टू कोट सर्टेन डेथ, यानी कि वो भारतीयों के लिए मृत्यु का कारण बनेगा निश्चित रूप से। आगे बोलता है कि लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हर्ट्स, और बोलते हैं कि चलो हम अपने आत्मा पे, हम अपने हर्ट्स पे, दिल पे ये चीज़ को इनक्रेव करते हैं, अंकित करते हैं। मोटो ऑफ ए मॉडर्न सिविलाइजेशन के, मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक अपना मोटो है, ठीक है, क्या है, वेस्टर्न फिलोसफर का एक मोटो है, उनका एक कथन है, क्या, कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। बोलते हैं कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार। प्लेन लिविंग मतलब सादा जीवन, एंड हाई थिंकिंग मतलब उच्च विचार। आप रहन सहन सादा रखें, साधारण रखें, लेकिन अपना विचार बहुत ऊंचा रखें, ऐसा हमें पश्चिमी सभ्यता की फिलोसफी से देखने को मिलता है। आगे बोलता है कि टुडे इट इज सर्टेन दैट, आज जो है ये निश्चित रूप से, द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, कि आज के समय में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका जीवन उच्च नहीं है, मतलब कि वो जीवन उच्च नहीं जीते हैं। एंड वी द फ्यू, और हम लोग में से कुछ ऐसे हैं, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मैसेस, और हम लोग ये सोचने की वकालत करते हैं, हम लोग हमेशा इस चीज़ को सोचते हैं कि हम उच्च जीवन को जिए। रन द रिस्क इन ए वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। बोलता है कि उच्च जीवन की व्यर्थ खोज में उच्च विचार से चूक जाने का खतरा उठाते हैं। मतलब आप जीवन तो उच्च जीना चाहते हैं, लेकिन आपका विचार जो है वो उच्च नहीं बन पाता है, और इसी चीज़ का खोज में पूरी दुनिया आज भाग रहा है कि मेरा जीवन उच्च रहे, मैं अच्छा कपड़ा पहनूं, मैं अच्छा खाना खाऊं, मैं अच्छा गाड़ी में घूमूं, लेकिन उनका विचार देखिए तो कैसा है, वो विचार नहीं अच्छा रखता है। तो सादा जीवन और उच्च विचार रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे है
पैराग्राफ नंबर 23 में क्या बोलता है कि सिविलाइजेशन, सभ्यता जो है, इज द रियल सेंस ऑफ टर्म, अगर वास्तविक अर्थ में इसको देखा जाए तो कंसिस्ट नोट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डिलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। देखिए बोलता है सभ्यता जो है वो वास्तविक शब्द के अर्थ में अगर देखा जाए, वास्तविक शब्दों में अगर देखा जाए तो कंसिस्ट नोट इन द मल्टीप्लिकेशन, बोलता है कि ये इनकी जो है वो अधिक ज़्यादा कोई भी चीज़ की मल्टीप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए हमारी सभ्यता में, बट इन द डिलिबरेट, लेकिन जानबूझकर समझकर, एंड वॉलंटरी और इच्छा से, रिस्ट्रिक्ट ऑफ वांट्स, हमें अपनी इच्छाओं को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, रोक करके रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए हमें अपने आप पर। और आगे देखिए क्या बताता है, आगे बोलते हैं कि दिस एलोन इंक्रीजेज अ एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस। और अगर हम अपनी समझ से, हम अपनी इच्छा से किसी मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स पे रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, अगर हम संयम लगा लेते हैं, अधिक चीज़ों की चाहत नहीं रखते हैं, तो इससे ये एक अकेला ऐसा चीज़ है जो कि हमें इंक्रीज करेगा, प्रोमोट करेगा हमारे कंटेंट को, और रियल हैप्पीनेस और कैपेसिटी ऑफ सर्विस, सेवाओं की क्षमता को बढ़ाता है। बोलता है 24 नंबर पैराग्राफ में, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, एक हद तक शारीरिक सुख और आराम की भी आवश्यकता होती है इंसान को, बट एबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक निश्चित लेवल तक जाने के बाद इट बिकम्स अ हिंड्रेंस, ये हमारे शरीर के लिए बाधा बन जाता है, इन स्टेड ऑफ हेल्प, मदद की जगह। कहने का मतलब ये है कि इंसान को सोना भी जरूरी है, आराम करना जरूरी है, खाना खाना भी जरूरी है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, जैसे आप 20 घंटा सोना शुरू कर दीजिए, आपको बीमारी हो जाएगा। खाना जरूरी है, आप 10 बार खाना खाइए दिन भर में, उससे आपको बीमारी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़, शारीरिक सुख जो है वो एक निश्चित सीमा तक सही है हमारे शरीर के लिए, लेकिन वही एक लेवल तक पहुंचने के बाद वो हमारे शरीर को हेल्प नहीं करता है, बल्कि वो हमारे लिए बाधा बन जाता है। देयरफॉर, और इसीलिए बोलता है कि द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी अ डिल्यूशन एंड अ स्नेयर। बोलता है कि इसीलिए अनिश्चित रूप से असंख्य संख्या में जो चाहत हम लोग रखते हैं, उन्हें संतुष्ट करने का विचार एक भ्रम और जाल लगने लगता है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और उस चीज़ की संतुष्टि के लिए हमारे मन में बहुत सारे विचार आता है जो कि हमें बोझिल बना देता है। बोलता है कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, किसी के लिए भी एक फिजिकल नीड्स होता है सेटिस्फैक्शन के लिए, एक शारीरिक जरूरतों की जो सेटिस्फैक्शन होता है, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ। बोलता है किसी की शारीरिक जरूरतें, यहाँ तक कि किसी के संकीर्ण आत्मा और बौद्धिक जरूरतों की तुष्टि भी। अर्थात आप अगर बहुत ज़्यादा फिजिकल नीड्स आपको है और सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा अगर आप उसको लेने लगे तो वो भी दिक्कत होगा। जहाँ तक कि बौद्धिक ज़रूरत की बात हो, अगर आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी करने लगते हैं तो वो भी आपके लिए दिक्कत होता है। बट आगे बोलता है कि मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट अ डीड स्टॉप, और एक निश्चित बिंदु पर पूरी तरीके से वो समाप्त हो जानी चाहिए। अर्थात जो कोई भी कुछ भी चीज़ हम ले रहे हैं, कर रहे हैं, उसकी एक सीमा होती है और उस सीमा तक ही वो रहना चाहिए और उसके बाद उसे छोड़ देना चाहिए। बोलता है कि बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलuptuousness। बोलता है कि अगर वह कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारे शारीरिक या बौद्धिक रूप से हमारे लिए कारण
दुख का कारण ना बन जाए, विलासिता की कारण ना बन जाए, वहाँ तक जाने से पहले ही उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस। एक आदमी जो होता है वो अपने शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को व्यवस्थित करना चाहिए। मस्ट अरेंज, करना ही चाहिए, यानी कि एक आदमी को अपने फिजिकल, अपने शारीरिक और कल्चरल सर्कमस्टांस, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, ये व्यवस्थित करना चाहिए हर एक इंसान को, सो दैट, ताकि दे डू नॉट हिंडर हिम, जिससे कि वो, उसके लिए कोई रुकावट ना बने, बाधा ना बने, इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, उसके मानवता की सर्विस में, मानवता की सेवा में कोई रुकावट ना बने, ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, जिसमें कि उसके सारे एनर्जी जो है वो कंसंट्रेटेड होता है। अर्थात यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हर एक आदमी को फिजिकल यानी कि शारीरिक और अपने सांस्कृतिक चीज़ों को अरेंज करना चाहिए, जिससे कि उसका अपने मानव की जो धर्म होता है, मानव धर्म, मानव सेवा, जिसमें कि उसका पूरा एनर्जी निहित होता है, वो कभी रुकावट ना बने, बाधा का कारण ना बना। तो हम लोग आज फाइनली इसको पूरा कर दिए हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह को। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, विशेष हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अगर ये आपको कहीं दिक्कत होता है, परेशानी होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।